सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति देख आरोपियों का नाम लेने और मौन रह जाने वाली राजनीति से खबरदार करते हैं। जहां फतेहपुर में 4 दिन बाद भी मकबरे को मंदिर बताकर हमला करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तार तक नहीं हो पाए, वहां अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि आरोपियों के बीजेपी और हिंदू संगठन से जुड़े होने की वजह से उनका नाम तक लेने से मुख्यमंत्री ने सदन में रोक दिया। क्या उत्तर प्रदेश में आरोपियों का नाम धर्म और जाति देखकर ही लिया जाता है? हम नाम कौन दे रहा है मानवा? क्या आरोपी यादव और मुस्लिम होगा तो नाम सदन में लिया जाएगा, वरना नहीं? उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त 2 वीडियो की चर्चा चल रही है। एक घटना पिछले साल की, जब लखनऊ के गोमती नगर में बदसलूकी करने वाले 14 आरोपियों में से यादव और मुस्लिम नाम वाले 2 आरोपियों का नाम सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। लेकिन जब इसी हफ्ते फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर की लड़ाई में उपद्रव होता है तो अखिलेश यादव पूछते हैं कि आरोपियों का नाम लेने से क्यों मुख्यमंत्री ने रोक दिया। नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम जो रिपोर्ट है मानवा, हम नाम कौन दे रहा है मानवा? हम नाम कौन दे रहा है मानवा? सदन के इसी वीडियो को सामने रखकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि जब मुख पर मुख्य ही पाबंदी लगा रहे हैं तो सत्य कैसे सामने आएगा। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि जानबूझकर आरोपियों का नाम छिपाना बीजेपी चाहती है। फतेहपुर में क्या कर रहे हैं, और जब सदन में कोई सूची आ रही है कि किन लोगों ने ये घटना की है, सोचो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बात रोक रहे हैं, नाम ना कोई जान जाए। अच्छा, आज के समय में कोई नाम छिपा सकता है? सब जानते हैं, तस्वीरों में दिख रहे हैं वो कौन है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। सदन के वीडियो में ये साफ नहीं होता कि फतेहपुर उपद्रव के 10 नामजद आरोपियों का नाम पढ़ने से मंत्री सुरेश खन्ना को मुख्यमंत्री ने क्यों रोका। क्या इसलिए क्योंकि आरोपियों में हिंदू संगठन, संघ परिवार से जुड़े संगठन और बीजेपी से जुड़े नेताओं का नाम है। एफआईआर की कॉपी में जो आरोपियों का नाम दर्ज है उनको देखिए। अभिषेक शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह बजरंग दल जिला संयोजक, आशीष त्रिवेदी, पप्पू सिंह चौहान नेता समाजवादी पार्टी, जिन्हें अखिलेश यादव की पार्टी ने नाम आने के बाद पार्टी से निकाल दिया, प्रसून तिवारी जिला महामंत्री बीजेपी युवा मोर्चा, ऋतिक पाल सभासद, विनय तिवारी सभासद, पुष्पराज पटेल जिला महामंत्री बीजेपी, अजय सिंह जिला पंचायत सदस्य, देवनाथ धाकड़े। इसके अलावा 150 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया। ज्यादातर आरोपी बीजेपी या हिंदू संगठन से जुड़े होने पर नाम न लिए जाने का दावा किया जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष हो जाए तो उसका इलाज तो यही है कि कोई अच्छे आंख के अस्पताल में इलाज करावें। यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ गुंडा राज हो रहा है। पिछले सत्र में आरोपी का नाम क्यों लिया था और इस सत्र में आरोपियों का नाम लेने से मना क्यों किया है, ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं मानवा। सरकार एक तरफ नामजद आरोपियों का नाम नहीं देती, दूसरी तरफ आरोप ये लगता है कि असली आरोपियों के खिलाफ एफआईआर लिखने में फतेहपुर पुलिस की कलम रोक दी जा रही है। ये मनोज त्रिवेदी हैं, हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष। मकबरे में हिंसा वाले दिन घुसकर पूजा करते दिखते हैं, कैमरे पर खुलकर कहते हैं कि हाँ मैं वहां था, लेकिन पुलिस की एफआईआर में इनका नाम नहीं आता। भगवान शिव का मंदिर था वो, तो हम लोग शांति पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और आरएसएस संघ ने, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने, दोनों संगठनों ने आह्वान किया था कि वहाँ पर हमारा मंदिर है, हम वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। उसी के आह्वान के तहत हम गए, चूँकि हम वहाँ पर पहले भी जा चुके हैं। हम वहाँ पर गए, शांति से हमने नमामि शमी शाम का पाठ किया, भगवान एक तो धूप बत्ती जलाई, आरती किया और 2 ठो हमारे पास पुष्प थे, पुष्प हमने चढ़ाया। मैं दिया था, मैं यहाँ निकाल के बात करूंगा। अब इनसे मिली ये मुखलाल पाल, फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। कानून व्यवस्था संभालते एसपी को धमकी भरी भाषा में
फोन पर बोलते दिखते हैं, लेकिन पुलिस की एफआईआर में इनका नाम नहीं आता। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आज गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में ये सवाल विपक्ष पूछता है, क्या कानून के हाथ आरोपियों के पार्टी संगठन से रिश्ते देखकर लंबे और छोटे हो जाते हैं? क्या आरोपियों का नाम तभी लिया जाता है जब उनके नाम में यादव या मुस्लिम का कनेक्शन निकले? क्या बुलडोजर तभी निकलता है जब आरोपी का संबंध अपने वोट बैंक से जुड़ा हुआ ना पाया जाए? अब आज की दूसरी बड़ी खबर से आपको खबरदार करने, पुणे की एक अदालत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील की तरफ से कहा गया कि उन्हें अपनी जान को खतरा है। यह खतरा राहुल गांधी की तरफ से सावरकर मानहानि केस को लेकर जताया गया। राहुल गांधी ने पुणे एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से अपील की कि उनकी सुरक्षा और केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए। जहां राहुल गांधी के वकील की तरफ से जान का खतरा जताया गया, कहा गया कि उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। राहुल गांधी की तरफ से यह दावा किया गया कि उनके मामले में शिकायत करने वाले का इतिहास हिंसा से जुड़ा हुआ है। याचिका में पेशी के दौरान नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई है। राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी नेता तरविंदर मारवा और रवनीत बिट्टू का नाम लिया गया है। इसीलिए राहुल गांधी की ओर से पेशी से छूट की मांग की गई है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगी। गई कुछ 10-15 दिन से राहुल गांधी जी ने जो स्टैंड लिया है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो भी स्टैंड लिया है, आंदोलन किया है, तो ये उसके ऊपर से इनमें के कोई लोग नाराज हो सकते हैं। इनके सब वंशावल और अभी जो भाजपा के कोई 2 खासदार है, उन्होंने भी राहुल गांधी को धमकी दिया था कि तेरे नानी की जो हालत की थी वो भी हम कर देंगे। वो भी सब ऑन रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट में भी कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो इसलिए हमने इसका जुडिशियल नोट लेना चाहिए। ये कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जमानत दिया है, दिस केस इज पेंडिंग दिस कोर्ट, एंड इसलिए जुडिशियल नोट लेने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, तो कोर्ट ने हमारा अर्जी एक्सेप्ट किया है, रिकॉर्ड में रखा है। नेक्स्ट हियरिंग 10 सितंबर 2025 को होने वाली है। राहुल गांधी के वकील की तरफ से कोर्ट में जो लिखित सूचना दी गई, उसमें यह कहा गया कि वोट चोरी से जुड़े आरोप को उजागर करने के बाद राहुल गांधी को खतरा बढ़ गया है। तो क्या अब वोट चोरी के आरोप वाली राजनीति में जान के खतरे वाली आशंका को भी जोड़ दिया गया? जहां आज उन वोटर के साथ चाय पीते हुए चुनाव आयोग पर तंज कसता वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया, जिन्हें मृत घोषित मानकर नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए, मार दिया, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर, एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया, और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। जिंदा वोटर को मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि इस प्रकार की प्रक्रिया में कुछ गलतियां स्वाभाविक थी। यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया पूरा सही नहीं है, क्योंकि गलतियों को सही किया जा सकता है, क्योंकि एक मसौदा था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठेंगे। वोट चोरी के आरोपों पर होती राजनीति के बीच एक सवाल पर ध्यान देना जरूरी है। क्या वोटर लिस्ट में होने वाली कुछ खामियों को बड़ा दिखाकर नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं? इस सवाल की वजह उत्तर प्रदेश से आई है, जहां वाराणसी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहने लगे कि उनके सांसद तो अजय राय ही हैं। इस दलील के पीछे आधार वोटर लिस्ट का एक पन्ना विपक्ष ने बनाया, जहां दावा है कि एक मकान के पते पर 50 लोगों का नाम दर्ज है और सबके पिता का नाम रामकमल दास लिखा है। अब कांग्रेस इस पर आरोप लगाने लगी, लेकिन सच क्या है, उस मकान से ही खबरदार करती रिपोर्ट में देखिए।
वाराणसी में एक ही वोटर को 50 मतदाता का पिता कैसे बताया गया? कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिस वोटर को 50 मतदाता का पिता बताकर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, क्या वो सच है या फिर झूठ? क्या वोटर लिस्ट में छोटी कमियों को बड़ा दिखाकर सियासी माहौल सेट किया जाता है? इन सब का जवाब दें उससे पहले वाराणसी में मनते इस जश्न को देखिए। यहाँ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का ढोल नगाड़ा बजाकर ऐसे स्वागत होता है जैसे ये कोई चुनाव जीते हों। यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को ही वाराणसी का असली सांसद कहने लगते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि वाराणसी से सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन अजय राय को अपना सांसद कहते कार्यकर्ता ये दलील देते हैं कि वाराणसी में भी वोट चोरी हुई। सामने दिख रहा है कि वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अजय राय उनके समर्थक वाराणसी में वोट चोरी का आरोप इस वोटर लिस्ट के पन्ने को दिखाते हुए लगाते हैं, जहाँ 50 मतदाता का नाम ऐसा दिखता है जिनके पिता, माता या पति वाले कॉलम के आगे एक ही नाम लिखा है, नाम राम कमल दास का। इसी लिस्ट के पन्ने के आधार पर कांग्रेस यह आरोप लगाने लगी कि मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति राम कमल दास के नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज है। जहां कांग्रेस दावा करती है कि सबसे छोटा बेटा राघवेंद्र उम्र 28 साल है और सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास उम्र 72 साल। कांग्रेस इस पन्ने के आधार पर ये पूछती है कि क्या चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को सिर्फ त्रुटि कहकर टाल देगा, ये मानेगा कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसीलिए जरूरी है कि भ्रम कहीं ना रह जाए, सच आपके सामने लाया जाए। वाराणसी में संवाददाता रोशन कुमार मकान नंबर B24/19 को खोजते हैं, जिसे कश्मीरीगंज मोहल्ले में बताया गया। जहां पहुंचने पर सामने आया कि ये कोई आम घर या मकान का पता नहीं, बल्कि ये आचार्य राम कमल दास की तरफ से स्थापित राम जानकी मठ मंदिर है, जिसका प्रबंधन राम भरत शास्त्री देखते हैं, जो आज तक संवाददाता को बताते हैं कि आश्रम गुरु शिष्य परंपरा के तहत चलता है। यहाँ संन्यास ले चुके शिष्य अपने गुरु को ही अपना पिता मानते हैं, इसीलिए मठ के गुरु राम कमल दास का ही नाम वोटर लिस्ट में पिता के तौर पर दर्ज हुआ है। जब भी चुनाव आते हैं और 2023 की बात, तभी ये लोग ये वोटर लिस्ट निकाल देते हैं। कोई सत्यता नहीं इसमें। जो परंपरा मठ की होती है, एवं यहाँ पर भारतवर्ष में जो व्रत परंपराएं हैं और मठ मंदिरों की परंपराएं हैं, उसमें पिता के नाम पे है, गुरु का ही नाम दिया जाता है। व्रत हो जाते हैं शिष्य लोग। तो इसी तरह हमारे शिष्य गुरु जी के शिष्य लोग हैं, बहुत हजारों शिष्य लोग हैं गुरु जी के, तो वो उनके पिता के नाम पे गुरु जी का नाम आ जाता है। और जब भी ये चुनाव की प्रक्रिया आती है, वो लोग बेफालतू को ये मुद्दा उठा के रख देते हैं। शास्त्री जी, जो लिस्ट है वो लिस्ट सही है? वो लिस्ट सही है, बिल्कुल सही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ये बार बार जो मुद्दा उठाते हैं उनको सद्बुद्धि दे और बार बार ये मुद्दा ना उठाएं। और बाकायदा वो सही है। B24/19 अपना ये मकान नंबर मठ का है, नंबर है, और एक खोजा बाजार में ही आता है मठ, और प्राचीन मठ है, 725 वर्ष पुराना मठ है। मतलब साफ है कि एक पते पर दर्ज 50 वोटर के पिता का एक नाम होने का मतलब वोट चोरी या फिर फर्जीवाड़ा नहीं है, बल्कि सच ये कि 2023 की इस वोटर लिस्ट के पन्ने में यहाँ आश्रम में रहने वाले शिष्यों का नाम, जिनके पिता के तौर पर गुरु का नाम लिखा गया है, क्योंकि संन्यास ले चुके शिष्य पिता की जगह गुरु का ही नाम लिखते हैं। आपके बेटे बेटी के हक की नौकरी को 2 राज्यों में चोरी किया गया है। कहां और कैसे से पहले इस मुहिम को समझ लीजिए। हर चुनाव से पहले हर दल वादा करती है कि इतनी नौकरी देंगे, इतनी नौकरी देंगे, लेकिन फिर वही भर्तियां वर्षों तक सरकारी भ्रष्टाचार या सुस्ती में फंसी रहती हैं, या फिर पेपर लीक जैसे दीमक के सहारे आपके बच्चों के हक की नौकरी को चट कर लिया जाता है। इसीलिए पहले से ही हम जो आपके हक में खबरदार करते थे, उसे और धार देंगे। हमने तय किया है कि अब जो आम लोगों के बच्चों की नौकरी को चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसका सच देश के सामने लाएंगे। इसीलिए आप भी अगर अपने रोजगार, नौकरी के से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। आज 2 राज्यों से नौकरी चोरी का मुद्दा सामने आया है। एक राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। राजस्थान में गहलोत राज की नौकरी चोरी की परतें खुल रही हैं, जहां मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के सुरक्षा अधिकारी ने अपने बेटे को दारोगा बनाने के लिए पेपर लीक कराया। वहीं फिर गहलोत के सुरक्षा अधिकारी के घर दूध देने आने वाले के बेरोजगार बेटे को भी दारोगा भर्ती में प्रश्न पत्र पहले ही बेचा गया। जबकि मध्य प्रदेश में पता चला है कि कई अधिकारी कर्मचारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी चोरी करके बैठे हैं। अब सबसे पहले राजस्थान से खबरदार करती ये रिपोर्ट देखिए। सीएम कोई भी रहे, आपकी पूरी छुट्टी बोलती है। रहे पावन
वर्दी पहने शख्स की रील देखकर लाइक मत करने लगिएगा। काहे कि वर्दी असली है, दरोगा नकली। नाम रविंद्र सैनी। राजस्थान की 2021 दरोगा भर्ती में 133वीं रैंक हासिल कर ली, लेकिन अपनी मेहनत से नहीं। मेहनत से क्या होता तो पुलिस लाइन से भागना नहीं पड़ता। अब पूछिए क्यों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा ने दरोगा भर्ती का पेपर बेचा, जिसे खरीदा सबसे बाएं टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे राजकुमार ने, जो मुख्यमंत्री पद पर रहे अशोक गहलोत का 12 साल पीएसओ रहा। और दरोगा बनकर रील पर रील डालने वाला रविंद्र सैनी असल में गहलोत के पीएसओ के घर दूध लाने वाले का बेरोजगार बेटा था। गहलोत के पीएसओ ने अपने बेटे भरत यादव को दरोगा बनाने के लिए भर्ती परीक्षा का पेपर खरीदा, फिर लगे हाथ नौकरी चोरी की समाज सेवा भी कर डाली। अपने घर दूध देने आने वाले के बेटे रविंद्र सैनी को भी 12 लाख में दरोगा भर्ती का पेपर बेच दिया। और ये सारी पोल खुली तब जब मुख्यमंत्री पद पर रहे गहलोत के पीएसओ राजकुमार से भर्ती का पेपर खरीदकर दरोगा बने एक और नौकरी चोर सत्येंद्र यादव को पुलिस लाइन से पकड़ा गया। गहलोत सरकार की हार में बेरोजगारों का आंदोलन बड़ी वजह रही। कमोबेश सभी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे, मगर सरकार तब नहीं मानती थी और अब बड़े पैमाने पर सभी भर्तियों में बड़ा खुलासा हो रहा है। मुख्यमंत्री निवास में तैनात सुरक्षा अधिकारी से लेके मंत्री के पीए तक पर पेपर बेचने के आरोप लग रहे हैं। कुंदन पांड्या की अरेस्ट से लगभग उसके रिविलेशंस जो भी उसने किए, उससे लगभग 16 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें उसकी बेटी भी शामिल है, उसका भतीजा भी शामिल है, उसकी भतीजी भी शामिल है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी अनुचित साधन से सिस्टम में आए हैं वो न केवल जेल जाए पर उसकी नौकरी भी जाए, उसकी प्रॉपर्टी भी जाए। ये हमारी कोशिश। 2021 की दरोगा भर्ती में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार हुआ। 55 फर्जी दरोगा पकड़े गए। पूरा स्कैम भजनलाल राज में उजागर किया गया। लेकिन विपक्ष में रहकर जो बीजेपी कहती रही सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार से हुई भर्ती रद्द करेंगे, वो भर्ती रद्द करने से मना करती है। तभी तो 108 दिन से बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूरी चैन पूरे प्रदेश में फैली हुई है। इसके अलावा ये तो सिर्फ मछलियां मात्र हैं। मगरमच्छ तो आरपीएससी में बैठे असली वो चेयरमैन हैं जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा को पेपर लीक करने का काम किया था। सरकार के नजदीक बैठे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। चाहे बीजेपी सरकार हो, बीजेपी सरकार ने एक ही मिनट में ट्वीट कर दिए गहलोत साहब के खिलाफ, तो क्यों नहीं वो एसआई भर्ती रद्द करके आरपीएससी का पुनर्गठन करें। राजस्थान की जो एसआई भर्ती 2021 थी, ये कोई एक एसआई भर्ती नहीं थी। ये एक जो है युवाओं के जो है इम्तिहान के नाम पर जो एक उम्मीदों का कत्ल था। जहाँ बीजेपी सरकार को कांग्रेस का जो कलंक है उसको धोना था, वहाँ आज ये खामोशी का जो है कफन ओढ़ने में लगी हुई है भाजपा की सरकार। क्या गहलोत सरकार को पता नहीं है कि वो उनका पीएसओ है, तो उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है? अगर वो अपने बेटे, अपने रिश्तेदारों तक, अपने दूध बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट वालों तक को वो पेपर दे सकते हैं, तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल तक ये पेपर गया होगा। सर, बात केवल एक नौकरी की नहीं, 2021 की दरोगा भर्ती में पेपर लीक कराने वाले अगर बड़े बड़े शामिल मिल रहे हैं तो 2018 से 2021 और 2022 की शिक्षक भर्ती में 123 टीचर के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिन पर शक है कि ये डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास की और नौकरी पा गए। 156 शारीरिक शिक्षक की नौकरी रद्द कर दी गई क्योंकि पता चला ये फर्जी प्रमाण पत्र देकर नौकरी पाए हैं। राजस्थान कर्मचारी आयोग ने 12 ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी जांच के लिए एसओजी को कहा, जिन पर आरोप है कि विधवा कोटे से नौकरी पाने के लिए पहले तलाक ले लिया और नौकरी विधवा कोटे से मिलते ही वापस पति के साथ रहने लगी। कॉकस बन गया है, वेदर दैट इज अ मैन ऑफ एसओजी वाला, पुलिस वाला और पॉलिटिकल सिस्टम, आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हुसोएवर इट इज, उनको एक इंटीग्रेटेड कार्रवाई सख्त नहीं होगी तब तक इसका पूरा खुलासा मेरी नजर में होने वाला नहीं। जिस राजस्थान में सरकारी दस्तावेज में 18 लाख बेरोजगार हैं और दावा कुल बेरोजगारों की तादाद 35 लाख के पार होने का है, अगर वहां मुख्यमंत्री रहे गहलोत का पीएसओ तक पेपर लीक कराता रहा और फिर भी दरोगा भर्ती अब बीजेपी के राज में रद्द न करके लीपापोती होती है, तो फिर ये बेरोजगारों के साथ अन्याय है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान में नौकरी चोरी की इस खबर में अब जो 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं, इस पर गौर करिए। अशोक गहलोत चुनाव जीते या हारे अपना पीएसओ यानी सुरक्षा अधिकारी नहीं बदलते थे, और जिसे सुरक्षा अधिकारी बनाया वो जो साए की तरह गहलोत के साथ रहता था, वही अपने बेटे भरत यादव को दरोगा बनवाने को पेपर लीक कराता है।
अब आप समझिए, जो भरत यादव 100 मीटर की दौड़ तक पूरी नहीं कर पाता, उसे गहलोत राज में हुई दरोगा भर्ती में मुख्यमंत्री का ही पीएसओ पेपर लीक करा के दरोगा बनवा लेता है। यानी यह खबर बताती है कि गहलोत राज में हुई भर्ती के दौरान क्या सीएम दफ्तर से जुड़े लोग ही पेपर चोरी करा रहे थे? आम आदमी के बच्चों के हक की नौकरी चोरी होती रही, तो क्यों नहीं अब इस दरोगा भर्ती को रद्द कर दिया जाता है? आज राजस्थान का मुद्दा हमने रोजगार के हक में खबरदार करते उठाया है। कल आपको मध्य प्रदेश की खबर से खबरदार करेंगे, जहां दावा है कि कई अधिकारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर दूसरे योग्य लोगों की नौकरी चोरी करके बैठे हैं। आपके पास भी अगर नौकरी चोरी का मुद्दा है, आपको लगता है कि आपके हक की भर्ती लटकाई जा रही है, आप हमें ईमेल करिए। अब आपको रोजगार पर आज तक लगातार खबरदार करेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पुणे कोर्ट से कल राहुल गांधी अपना बयान वापस लेंगे। राहुल गांधी के वकील ने कहा है कि कोर्ट में जो अर्जी दी गई है उसे वापस लिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले अर्जी में राहुल गांधी की जान को खतरा बताया गया था। राहुल गांधी के वकील ने कहा है कि उन लोगों ने राहुल गांधी की बिना इजाजत के कोर्ट में अर्जी दे दी थी। अब आपको दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत के बारे में बताते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लुटेरों अपराधियों के अंदर कानून का खौफ किस कदर मिटता जा रहा है, उसकी एक डरावनी तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें लुटेरे दिल्ली वालों का अचानक गला दबाते हैं, लूटपाट करके भाग जाते हैं। दिल्ली का ये गला घोंटू गैंग सुनसान इलाकों में अकेले लोगों को धड़ल्ले से अपना शिकार बना रहा है। दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं गला घोटू गैंग के सदस्य। खबरदार, दिल्ली में कहीं भी आपसे गला दबाकर लूटपाट तक हो सकती है। खबरदार, राजधानी में गला घोटू गैंग को कानून से डर नहीं लगता। दिल्ली को खबरदार करती ताबड़तोड़ वारदात हो रही है। राजधानी दिल्ली में अपराधी किस कदर बेखौफ है, इसका सबूत है ये गला घोटू गैंग, जिसका तरीका बहुत खतरनाक है। सरेआम बीच सड़क लूटपाट की इस वारदात में अपराधियों के चेहरे पर आपको रत्ती भर भी डर नहीं दिखेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक राहगीर रात में स्टैंड पर बस के आने का इंतजार कर रहा है, इस बात से बेखबर कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने जा रहा है। इसी दौरान गला घोटू गैंग का सदस्य इस राहगीर के पीछे आकर खड़ा होता है, चंद सेकंड का इंतजार करता है और फिर अचानक झपट्टा मारकर चेन लूट लेता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि अपराधी इस वारदात के बाद भी भागता नहीं, दोबारा इस राहगीर के पास आता है, धमकाकर उससे पैसे मांगने लगता है। इस दौरान एक गाड़ी पर बस स्टैंड के पीछे इसका इंतजार इसके दूसरे साथी बदमाश करते हैं। थोड़ी देर बाद ये अपराधी इस राहगीर का गला दबाने लगते हैं। तभी गैंग का दूसरा सदस्य स्कूटी से उतरकर आता है और फिर इस आम आदमी की जेब से बटुआ निकालकर भाग जाता है। डरा देने वाली, चौंका देने वाली ये वारदात रोहिणी के सरस्वती विहार बस स्टैंड की है, जहां 7 अगस्त को इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी वीडियो होने के बावजूद अपराधियों को ना तो पकड़े जाने का डर है और न पुलिस का कोई खौफ है। दिल्ली में गला घोटू गैंग बीते कुछ सालों से एक्टिव है। क्राइम का ये ट्रेंड बेहद खतरनाक है। इस गैंग में 2 से 3 मेंबर होते हैं जो दिल्ली की सड़कों पर स्कूटी या बाइक से घूमते हैं। वो शिकार की प्रॉपर रेकी करते हैं, उसके बाद एक बदमाश पीछे से आता है और अपने शिकार का गला चोक कर देता है। ऐसे में पीड़ित पूरी तरह से बेहोश होकर सड़क पर गिर जाता है। बदमाश पीड़ित का चेन, पर्स और कीमती सामान लूट करके तुरंत फरार हो जाते हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई अकेला मामला नहीं। राजधानी के अलग अलग इलाकों में इस तरह के सीसीटीवी सामने आते आ रहे हैं। ये सीसीटीवी पूर्वी दिल्ली के शंकरपुर इलाके का वारदात 7 अगस्त की ही है। भले ही दिन और जगह अलग हो जाए, लेकिन वारदात का तरीका एक जैसा है। सीसीटीवी वीडियो में दिखाई देता है कि एक महिला गली में जा रही है, तभी पीछे से एक लड़का दौड़कर आता है और महिला का गला दोनों हाथों से घोंटने लगता है। महिला जमीन पर गिर जाती है।
जिसके बाद बदमाश इन महिला के कान में पहने हुए कुंडल और गले की चेन लूट लेता है। चंद सेकंड में ये सब कुछ होता है और टाइमिंग देखिए, ये लूट खत्म होते ही एक स्कूटी पर सवार 2 लड़के आते हैं और इस तीसरे लुटेरे को लेकर भाग जाते हैं। गला घोटू गैंग का ये डर कब कहां दिल्ली वालों पर टूट पड़ेगा कोई नहीं बता सकता। अब दिल्ली के पालाम इलाके की इस वारदात की सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए, जहां एक राहगीर को पीछे से गला घोटू गैंग ने निशाना बनाया। इस नौजवान का गला दबाकर इसे पहले कैमरे से दूर ले जाया जाता है। इस दौरान बाकी लुटेरे बहुत आराम से इसको लूटते हैं। इस वारदात में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, जिसमें 2 नाबालिग हैं। दिल्ली में सिर्फ गला घोटू गैंग ही नहीं घूम रहा, सरेआम दुकान बनाकर मिर्ची गैंग भी लूटपाट कर रहा है। ये वारदात दिल्ली के जहांगीरपुरी की है, जिसमें ई ब्लॉक में मिर्ची गैंग का आतंक देखने को मिला। शाम लगभग 7:30 बजे 4 से 5 बदमाश स्कूटी और दूसरे 2 व्हीलर पर आते हैं। वो सीधे एक दुकान में घुसते हैं, दुकानदार की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर लूटते हैं और भाग जाते हैं। बड़ी बात यह कि इस वारदात के दौरान सड़क पर लोग होते हैं, फिर भी अपराधी बेखौफ आते हैं, चाकू दिखाते हैं, लूट कर चले जाते हैं। जब बुजुर्ग दुकानदार इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करता तो चाकू से वार करने से भी ये अपराधी नहीं चूकते। दिल्ली में रहना क्या जानलेवा है? अफसोस की बात कि पुलिस की कार्रवाई का डर अपराधियों में लगाम कसने में नाकाम साबित हो रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। क्या भारत और अमेरिका के बीच अक्टूबर महीने में ट्रेड डील होगी? अमेरिका की तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं। वहीं खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं। पीएम मोदी को सितंबर के आखिर में यूएनजीए की बैठक में हिस्सा लेना है। इस दौरान पीएम मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सबसे ज्यादा ट्रंप का रवैया भारतीयों को चुभ रहा है। सवाल यह है कि क्या मोदी ट्रंप की संभावित मुलाकात से बात बनेगी? तारीख 14 फरवरी 2025, जगह व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन। दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अगवानी की और भारत अमेरिकी दोस्ती के गीत गाए। लेकिन ये 5 महीने पुरानी बात है। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप में अब जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जिस पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप आतंक का केंद्र बताकर धिक्कारते थे, उसे अब वो गले लगाने लगे हैं। जिस भारत के साथ वो मिलकर भविष्य के सपने बुनते थे, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ थोप दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बदले रूप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने की संभावना है। न्यूयॉर्क में अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की संभावित अमेरिकी यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर चर्चा हो सकती है। सवाल है, क्या इस दौरे से पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दोबारा पहले जैसे रिश्ते हो जाएंगे? अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बदल गए? तो इसकी वजह ट्रंप का भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का श्रेय लूट लेने की जिद है, जिसे पाकिस्तान ने चापलूसी का छौंक लगाकर ट्रंप के लिए और जायकेदार कर दिया। ट्रंप को साधने के लिए पाकिस्तान लगातार ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के विशेष सलाहकार स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ की क्रिप्टो कंपनी के साथ पाकिस्तान ने डील करके भी अमेरिकी राष्ट्रपति को निजी फायदा देकर उन्हें सुर बदलने को मजबूर कर दिया है, जिसमें ट्रंप की 60% हिस्सेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने के लिए पाकिस्तान यही नहीं रुकता, उसने इसके बाद अपने यहाँ तेल के कुएं खोदने से लेकर बलूचिस्तान में क्रिटिकल रेयर अर्थ खोजने का पासा फेंका। पाकिस्तान जैसे देश में सब कुछ संभव है, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अपनी संप्रभुता को इस तरह गिरवी नहीं रखा जा सकता। सरकार के सूत्र कहते हैं कि ट्रंप का लेन देन आधारित दृष्टिकोण भारतीय हितों के अनुकूल नहीं, क्योंकि इसका असर देश के संसाधनों पर पड़ सकता है। भारत ना तो ट्रंप से क्रिप्टो को लेकर कोई समझौता कर सकता है, न ही तेल भंडार या खदानों को उनके हवाले कर सकता है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की तरह अमेरिका की जी हुजूरी भी नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिकी खैरात पर पले बढ़े पाकिस्तान को ये सब बहुत भाता है, इसीलिए ट्रंप की नजरें बदल गईं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन और भारत के बीच नरमी देखने के लिए मिल रही है। उसके विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत आ रहे हैं। वो जयशंकर के साथ, एनएसए अजीत डोवाल के साथ मुलाकात करेंगे। 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद चीनी विदेश मंत्री की यह पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया में मची उथल पुथल पर बड़ी बात कही है। कहा कि अनिश्चितता के समय में अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहना जरूरी है। आत्मनिर्भरता से ही वैश्विक उथल पुथल से निपटा जा सकता है।
अमेरिका जहां भारत से नाराज है तो पाकिस्तान को शह देने में लगा है, लेकिन पाकिस्तान को प्यासा मरने का खौफ सता रहा है। सिंधु जल समझौते को लेकर उसकी तरफ से भारत को गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान के सिलेक्टेड प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि पाकिस्तान से हमारा दुश्मन एक भी बूंद छीन नहीं सकता। हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। सिंधु जल समझौता निलंबित किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान पर ट्रंप की मेहरबानियों का ही असर है कि पाकिस्तान के नाम के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत को धमकी देने लगते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने सिंधु पर बनने वाले बांध को मिसाइल से उड़ाने की गीदड़ भभकी दी थी। पाकिस्तान में भारत को धमकाने की इस प्रतियोगिता में बिलावल भुट्टो भी कूद पड़े। कुछ नहीं हुआ तो हमने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाए। भारत को टैरिफ के मामले में झुकाने के लिए ट्रंप पाकिस्तान पर तोहफों की बरसात कर रहे हैं। यहां तक कि आतंकवाद को लेकर भी अमेरिका ने अपने सुर नरम कर लिए हैं। मंगलवार को अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में आतंकवाद को लेकर बैठक होती है, जिसमें अमेरिका ने भारत पर हमला करने वाले लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद पर चुप्पी साध ली। यही नहीं, इस बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की पीठ भी ठोक दी। आतंकवाद पर अमेरिका का ये दोहरा रवैया बलूचिस्तान के विद्रोही समूह BLA पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। है हमारे पास, और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया। पाकिस्तान पर ट्रंप आंखें बंद कर लेते हैं, जबकि ट्रंप ही वो नेता थे जिन्होंने सबसे ज्यादा आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को लताड़ा था। ट्रंप ने ही पाकिस्तान को मिलने वाली खैरात पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल में वो अपनी बातें भूल गए। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम से पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका की जंग लड़कर अपना घर चलाया है, इस बार भी वो यही कर रहा है। अमेरिका भविष्य के महाशक्ति संघर्षों की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी नौसेना अरब सागर के उन इलाकों में तैनात करे जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी से संघर्ष का खतरा ज्यादा है। इनमें ईरान के करीब के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा हूतियों के हमलों से प्रभावित लाल सागर क्षेत्र में भी ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना मौजूद रहे। इसके लिए वो पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने की भी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की यही जी हुजूरी अमेरिका और ट्रंप को भा रही है और वो ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बावजूद भारत को धमका रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने जिस तरह उसे 4 दिन में धूल चटाई, उसने पाकिस्तान को और करीब जाने को मजबूर कर दिया है। बाकी लोगों को बहुत लोगों को पता चल गया कि हम क्या करते हैं, लेकिन हमेशा ये रहता है कि फौज किस लिए चाहिए। तो यस, अगर कभी लड़ाई होती है तो उसके लिए तो फौज चाहिए ही, लेकिन फौज की सबसे ज्यादा महत्ता यह है कि वो लड़ाई ना होने दे। आतंक पर अमेरिका की आंख मूंद लेने के बाद पाकिस्तान की तरफ से खतरा बढ़ गया है। ऐसे में भारत को पहले से ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि आतंक पर अमेरिकी ढील पाकिस्तान और उसके आतंकियों की हौसला अफजाई कर सकती है। पाकिस्तान भले ही खुश हो कि वो अमेरिका की खुशामद करके भारत को आंख दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका की गुलामी करना कितना घातक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया यूक्रेन के रूप में याद रखेगी। जिस यूक्रेन को पहले अमेरिका ने रूस से लड़ने के लिए भड़काया, और अब वही अमेरिका यूक्रेन को कह रहा है कि वो अपने देश की जमीन रूस को सौंपकर सीज फायर कर ले। क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से डील करने के लिए यूक्रेन को ऐसे ही मनाएंगे? क्या जंग बंद करने के लिए ट्रंप इसी तरह से जेलेंस्की को मजबूर करेंगे?
क्या जेलेंस्की को अपनी जमीन गंवाकर जंग बंद करने को मजबूर होना पड़ेगा? महाशक्तियों की लड़ाई में एक कमजोर देश कैसे पिसता है? यूक्रेन का उदाहरण इतिहास में बार बार दिया जाएगा। यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिका बरसों तक भड़काता रहा। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार से लेकर लड़ने तक की ट्रेनिंग तक दी। नाटो में शामिल होने के लालच में यूक्रेन रूस से भिड़ गया और तबाह हो गया। 3.5 साल बाद जिस अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उकसाया, अब उसका राष्ट्रपति चाहता है कि यूक्रेन अपनी जमीन रूस को सौंपकर हथियार डाल दे। रूस यूक्रेन वॉर खत्म कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में मिलने जा रहे हैं। इस मुलाकात से पहले ट्रंप कह चुके हैं कि दोनों देशों को समझौते के लिए अपनी कुछ जमीन छोड़नी होगी। वर्तमान में देखें तो यूक्रेन ने रूस के किसी भी इलाके में कब्जा नहीं कर रखा है, जबकि रूस का यूक्रेन के बड़े हिस्से में कब्जा है। ऐसे में अगर जमीन पर समझौता होता तो उसे जेलेंस्की की हार ही माना जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा नक्शे के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन की तकरीबन 1,14,500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो ये 19% होता है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है। इसके मुकाबले यूक्रेन के पास रूस के किसी भी इलाके का कोई कब्जा नहीं। रूस की मांग है कि युद्ध में जो यथास्थिति है वो रखी जाए ताकि वो यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को कब्जा कर सके। रूस का ये भी दावा है कि क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन को यूक्रेन का हिस्सा मान लिया गया था, मगर ये रूस के हिस्से हैं जो 2022 के बाद शुरू हुई जंग के बाद उसके पास आ गए, जबकि अमेरिका ने रूस को रोकने के लिए यूक्रेन का खूब साथ दिया। लेकिन ट्रंप के आने के बाद ही सब कुछ बदल गया है। जंग भड़काने वाला अमेरिका आग बुझाना चाहता है, चाहे इसके लिए यूक्रेन के टुकड़े ही क्यों न हो जाएं। अमेरिका के इस धोखे से जेलेंस्की परेशान है और उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि यह असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर भविष्य में रूस के आक्रमण के लिए एक बहाना मिल जाएगा। सवाल है क्या जेलेंस्की की ट्रंप के आगे चल पाएगी, जिन्होंने शुक्रवार को अमेरिका के अलास्का में होने वाली इस हाई प्रोफाइल बैठक में उन्हें बुलाया तक नहीं। व्हाइट हाउस ने यह कहकर जेलेंस्की की बेचैनी और बढ़ा दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बैठक को सुनने और समझने की कवायद बांधते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया गया। व्हाइट हाउस का मानना है कि यह बैठक सिर्फ पुतिन के साथ आमने सामने की बातचीत के लिए है, ताकि ट्रंप खुद आंखों में देखकर आकलन कर सके। राष्ट्रपति पहले ही पुतिन से फोन पर 3-4 बार बात कर चुके हैं, लेकिन जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचे हैं। इसलिए वो आमने सामने बैठकर उनकी आंखों में देखकर एक आकलन करना चाहते हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने साफ किया है कि शांति समझौते के लिए दोनों पक्षों को जमीन छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन जेलेंस्की इसे सिरे से खारिज कर चुके हैं। अलास्का में पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप के रूस जाने की भी चर्चा है। इस बातचीत पर भारत की भी नजर है। पीएम मोदी रूस यूक्रेन का दौरा करके शांति के लिए अपनी कोशिश कर चुके हैं। ट्रंप और पुतिन की पुरानी जान पहचान है। ट्रंप पुतिन को पसंद करते हैं, इसलिए जेलेंस्की समेत कई लोगों को लगता है कि पुतिन इस मुलाकात में ट्रंप पर भारी पड़ेंगे और ट्रंप को अपनी बात मानने को राजी भी कर सकते हैं। युद्ध के रुकने और जारी रहने पर सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का ही होना तय है, जिसे अमेरिका पर भरोसा करना महंगा पड़ गया। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात होने जा रही है। उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर कहा है कि वो जंग रुकवाने की एवज में अपने देश की जमीन रूस को नहीं देंगे। जेलेंस्की की तरफ से यह बात स्पष्ट कही गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रुख ऐसा ही लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से आने वाला हर बयान इस ओर इशारा करता है कि यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है इस सीज फायर के एवज में। और अब आज के शुभ समाचार से भी आपको हम खबरदार कर दें। जो अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहते हैं, उन्हें यह खबर सुनकर धक्का लगता, क्योंकि भारतवंशी सीईओ अरविंद श्रीनिवास के नेतृत्व वाली कंपनी ने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए $34.5 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव दिया है। भारत के अरविंद श्रीनिवास ने गूगल क्रोम को खरीदने का प्रस्ताव पूरी तरह से कैश पेमेंट वाला दिया है। यह तो ट्रेलर है। ट्रंप को समझना चाहिए कि भारत के लोगों की ताकत कितनी बड़ी है।